हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी टेट 2021 में जो प्राइमरी का पेपर हुआ था उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन था उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, है ना। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ मीनिंग जान लेते हैं। अर्लीस्ट नोन मीन्स क्या होता है? अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स मीन्स होता है शुरुआती दिनों में ज्ञात निवासी, है ना। यानी एकदम स्टार्टिंग में अंटार्कटिका में कौन से लोग शुरुआती दिनों में वहां पे हुए थे, है ना, एकदम स्टार्टिंग में। तो इट हैज ऑलवेज बीन अ डिजर्ट, नो। डायनासोर्स, यस। शुरुआती अंटार्कटिका में सबसे पहले जो जीव ज्ञात जो शुरुआती दिनों में ज्ञात जीव थे वो कौन थे? डायनासोर्स थे। इंडियन साइंटिस्ट? नो। अमेरिकन साइंटिस्ट? नो। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, यानी डायनासोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब? अब देखिए, एडवर्ब को समझने से पहले अगर हम ये जान लें कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब देखिए बेसिकली तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। पहला है वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। ठीक, अब एक चीज में और ध्यान दीजिए, जब भी हम एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जब भी डी के बाद जस्ट बाद जे आ जाए तो वहां पे डी साइलेंट रहता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव ना होके एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो किस किस को क्वालिफाई करता है? वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और अनदर एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज को करता है, फ्रेजल। ठीक है, तो फ्यूरिक का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है एंगर। मेक मीन्स हम्बल। फेस पता है, अपेस मीन्स होता है आपका क्विकली, है ना। अपेस मीन्स क्या होता है? क्विकली। अब देखिए हम लोग को मीनिंग पता हो गया, एडवर्ब क्या होता है ये पता कर लिया। अब हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि इन वर्ड्स में से कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, एंगर क्या? एंगर मीन गुस्सा। गुस्सा क्या होता है? नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, मेक हम्बल। हम्बल क्या करता है? क्वालिटी शो कर रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, ही इज वेरी हम्बल पर्सन। ठीक है, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? पर्सन को। पर्सन क्या? बहुत हम्बल है। और पर्सन क्या हमारा? नाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है तो वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? एडजेक्टिव होता है। यानी हम्बल क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। फेस, चेहरा। अब देखिए ये दो तरीके से हो सकता है। फेस हमारा नाउन भी है और वर्ब भी है। जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो किस में आते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। यानी फेस हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, वर्ब एक्शन की, अगर हम फेस को एज एक्शन लेंगे तो ये वर्ब हो जाएगा और इसकी जो बाकी की जो फॉर्म्स होंगी वो होगी फेस्ड, फेस्ड एंड फेसिंग। अब बचता है अपेस। इसका मीनिंग होता है क्विकली। अब इसको देखते हैं। अगर हम एक सेंटेंस लें, सी राइट्स क्विकली, है ना, वह बहुत तेजी से लिखती है। तो ये देखिए, ये जो क्विकली वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? वो लिखती तो है लेकिन बहुत तेजी से, यानी जो एक्शन लिखना हुआ
उसी एक्शन को ये क्वालिफाई कर रहा है, और एक्शन क्या होता है, वर्ब होता है, और वर्ब को क्वालिफाई करना क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। यानी कि क्विकली हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, है ना। क्विकली किसका सिनोनिम है, अपेस का, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी। डी हमारा क्या है, एडवर्ब है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन, ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। देखिए, इसको समझने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए, पहले अगर कंजंक्शन को हम लोग समझ लें तभी हम लोग आगे की चीजें समझ पाएंगे। जंक्शन इसमें है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब जहां पे दो तीन चीजें आके जुड़ती हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, जंक्शन, है ना। दो तीन रास्ते मिलके आके जुड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जंक्शन। तो अब देखिए, कंजंक्शन बेसिकली होता क्या है, ज्वाइंट्स टू अ मोर सेंटेंसेस, ठीक है। अ वर्ड विथ ज्वाइंट्स टू अ मोर सेंटेंसेस, ये वर्ड वो क्या कहलाता है, हमारा कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे ये सारे हमारे वर्ड दिए हुए हैं, एज, अनलेस, ईदर, बट। अब कोई भी चीज समझने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तक हम इंग्लिश में देखिए बहुत सारे रूल हैं, रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हम लोग को फेस करनी पड़ेगी। इंग्लिश को समझने का सबसे सिंपल फंडा है कि अगर जो रूल्स है उनको हम कम से कम यूज़ करें, है ना। रूल्स का हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो वहाँ पे रूल्स को हम अप्लाई करें, अदरवाइज इंग्लिश को ऐसे ही नॉर्मली कहने की कोशिश करें। जैसे ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। अब देखिए, उसने बिजली का बिल नहीं पे किया था, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काट दी गई। अब यहां पे एज रख के देखते हैं, एज, चूंकि ही हैड नॉट पेड हिज बिल, चूंकि उसने बिजली का बिल नहीं पे किया था, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, उसकी बिजली काट दी गई। क्या ये सही लग रहा है? चूंकि ही कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। चूंकि उसने बिजली का बिल नहीं पे किया था, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, कॉमा लगा हुआ है, या यहां पे अगर कॉमा हटता तो दैट्स वाई आ जाता, इसलिए यह सो है ना। सो हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ क्यों कट कर दी गई? चूंकि उसने बिजली का बिल नहीं पे किया था, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दी गई। अनलेस हो नहीं सकता है, इधर हो नहीं सकता है, बट कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इसमें कौन सा कंजक्शन सही होगा? एज। अब जान लेते हैं कंजक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं और कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एज कौन सा है, कंजक्शन में भी कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या कोरिलेटिव कंजक्शन है, तो ये कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कैसे, आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए हम लोग ये देख लेते हैं ये कंजक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कंजक्शन होते हैं। पहला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हमको नहीं जाना है, अगर हम लोग डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं, अभी बहुत सारी कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो जाएंगी। इसको हम अलग से एक वीडियो बना के कायदे से आप लोगों को समझा देंगे। अभी जो समझने वाला है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जब भी दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करना होता है, दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करना होता है तो वहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जहां पे जिस सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लॉज हो, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो वहां पे कैसा यूज होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और अगला है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव जो कंजक्शन होता है हमेशा पेयर में होता है, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। तो ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। अब एज देखिए, एज कैसा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जो कंजक्शन यूज हुआ है कैसा? सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? फॉर, एंड, बट, येट, सो एंड एटसेट्रा। सबऑर्डिनेटिंग में आफ्टर,
although, as, if, as long as, because, before, since, so that, etc. है ना। तो ये सारे जो कंजक्शन है ये कंजक्शन के टाइप्स होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन हमारा होगा, एस। अब देखिए, ही हैड नॉट पेड हिज बिल। अब इस चीज को समझिए, ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। ठीक है, तो इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो ही हैड नॉट पेड हिज बिल, उसने अपना बिल नहीं जमा किया है। ये कैसा है, एक सेंटेंस हो गया। हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, उसकी बिजली काट दी गई। अब यहां पे क्यों सबऑर्डिनेटिंग यूज हुआ है ये समझिए। ही हैड नॉट, अगर आपसे कहा जाए ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, हमेशा दूसरे के ऊपर, दूसरे सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम आपसे सिंपली ये कहें ही हैड नॉट पेड हिज बिल, उसने अपना बिल नहीं जमा किया है, सिंपल है, यानी हमको नहीं फील हो रहा है कि इसके आगे या पीछे कोई सेंटेंस है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दूसरा क्या है, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, उसकी बिजली काट दी गई, किसकी, यानी कुछ ना कुछ हिडन है ना। तो सबऑर्डिनेट, जो भी सबऑर्डिनेट क्लास होता है, इसका मीनिंग हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी केवल सबऑर्डिनेट क्लास लिख के हम नहीं जान सकते किसकी बात कर रहा है। हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, उसकी बिजली काट दी गई, किसकी, जिसने बिजली का बिल नहीं पे किया है, यानी ये कैसा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस सेंटेंस में जो एज यूज हुआ है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है या कोरिलेटिव है, तो यहां पे ये कैसा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि इसमें जो सेकंड क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करता क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस सबऑर्डिनेटिंग क्लास, है ना। मतलब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने का काम कौन करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो जब हम अलग से क्लॉज पढ़ाएंगे, ठीक है, और आपका कंजंक्शन पढ़ाएंगे, तब आप लोगों की ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, एस। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेस हिज आइसी हैंड ऑन थिंग्स, है ना। डेथ लेस हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, इसका मतलब क्या है, जो मृत्यु है वो अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर रखती है, यानी लिख लीजिए, मृत्यु अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर रखती है। अब देखिए सिमली, क्या सिमली हो सकता है, सिमली क्या है, जब दो डिफरेंट थिंग्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं, दो वर्ड का यूज करते हुए, एज और लाइक। अगला पेज ले लेते हैं, देखिए, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग वर्ड लाइक एंड एस। यानी जब भी हम दो वस्तुओं का, दो अलग अलग वस्तुओं का आपस में कंपेयर करते हैं लाइक और एज वर्ड को यूज करते हुए, तो वहां पे सिमली हो जाता है। देखिए सिमली को समझना इसलिए आसान है क्योंकि जब आप सिमली समझ पाएंगे तभी मेटाफर समझ पाएंगे, है ना। तो सिमली को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे राम इज ब्रेव, एक सेकंड दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
लिखा गया, कालिदास इज लाइक शेक्सपियर। ठीक है, कालिदास इज लाइक शेक्सपियर, कालिदास शेक्सपियर की तरह है ना। तो यहाँ पे कालिदास और शेक्सपियर में कंपेयर किया गया, कौन सा वर्ड यूज करते हुए, लाइक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिमिली हो गया। अगर हम ये सेंटेंस ये लिखें, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी जो कालिदास हैं वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया यानी इंडिया के शेक्सपियर हैं। ठीक है, तो यहां पे कंपेयर किया गया, यहां पे कालिदास को शेक्सपियर मान लिया गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, ये मेटाफर है। इस चीज को आप समझ लीजिए यहीं पे, क्योंकि सिमिली और मेटाफर साथ में समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे भी दोनों लोगों का कंपैरिजन है, यहाँ पे कंपैरिजन तो है लेकिन एक पर्सन को, एक थिंग को दूसरा मान लिया गया। जहां पे एक को दूसरा मान लिया जाए वहां पे मेटाफर हो जाता है, जहां पे उन दोनों को कंपेयर किया जाए वहां पे सिमिली हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए देखते हैं, तो सिमिली क्या क्या यहाँ पे कंपेयर किया गया है, ना तो यहाँ पे एज दिख रहा है ना तो लाइक दिख रहा है, क्योंकि अगर सिमिली है तो एज लाइक आपको दिखेगा जरूर, सिमिली नहीं है। मेटाफर क्या यूज किया गया है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, नहीं, यहां पे भी मेटाफर जैसा कुछ नहीं है। देखिए एपोस्ट्रोफी क्या होता है, इसमें निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर संबोधन होता है, इतना याद रखिएगा बस। निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर संबोधन। और पर्सनिफिकेशन क्या है, पर्सनिफिकेशन क्या है, एक सेकंड। पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्शन इज इंडोड विद ह्यूमन क्वालिटीज। कहने का मतलब है किसी भी निर्जीव वस्तु को जो मानवीय गुण हैं उनसे परिपूर्ण मान लिया जाता है। यानी जो निर्जीव वस्तु है उसमें जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, उनसे उनको भलीभूत कर दिया जाता है। ये क्या है, पर्सनिफिकेशन। जैसे डेथ, अब यहां पे देखिए, डेथ मृत्यु अपने आइसी हैंड किस पे रखती है, किंग्स पे। तो ये बताइए क्या मृत्यु के हाथ होते हैं, नहीं, हाथ किसके होते हैं, ह्यूमन के। तो यहां पे डेथ को एज ए ह्यूमन मान के ये सेंटेंस लिखा गया है। तो यहां पे ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सनिफिकेशन, क्योंकि डेथ को एज ए पर्सन, मतलब उसको पर्सनिफाइड कर दिया गया है डेथ वर्ड को, है ना। अब यहां पे एपोस्ट्रोफी क्यों नहीं, क्यों, अगर यहीं पे ये होता सेंटेंस, ओ डेथ कम सून। अब दो सेंटेंस अलग अलग ध्यान से देखिए। एक तो देखिए डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, ये पर्सनिफिकेशन है, और ओ डेथ कम सून ये एपोस्ट्रोफी है। दोनों में अंतर यहां पे अच्छे समझ लीजिए। यहां पे क्या किया गया है, डेथ को ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया है कि जैसे ह्यूमन के हाथ होते हैं वैसे डेथ लेज इज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु अपने बर्फीले हाथों को राजाओं पर रखती। यहां पे कोई संबोधन नहीं है, ये ध्यान रखें। दोनों पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में यही अंतर है। दोनों में निर्जीव वस्तुओं की बात की गई है, लेकिन एपोस्ट्रोफी में संबोधन होता है और पर्सनिफिकेशन में उसी क्वालिटीज को उसी में इंडोट कर लिया जाता है, यानी उसी से संपन्न मान लिया जाता है निर्जीव वस्तु को। ठीक है, तो ओ डेथ, यहां पे हे मृत्यु कम सून जल्दी आओ, यहां पे डेथ को एज सजीव मानकर, जैसे हम किसी से कहते हैं नहीं, किसी पर्सन को लेके, है ना, उसी प्रकार से यहां पे डेथ को सजीव मानकर क्या कहा गया, ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु जल्दी आओ। तो यहां पे डेथ एपोस्ट्रोफी, यहां पे ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एपोस्ट्रोफी, और ऊपर कौन सा है, पर्सनिफिकेशन। आई होप आप लोग ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है चूज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द कंप्लीट चूज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग सेंटेंस, द गाइड सेड दैट, गाइड ने कहा, क्या कहा, नाउ इन द वर्ड, इन दिनों, लिख लेते हैं, गाइड सेड नाउ वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ए फेयरर बिल्डिंग, ए फेयरर बिल्डिंग देन द ताजमहल, देन द ताजमहल। ठीक, अब देखिए इसमें से मैंने सीक्वेंस कर दिया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का आप तभी कर पाएंगे जब आपका ट्रांसलेशन का जो पोर्शन है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, कि आप जो अलग अलग पार्ट है उनको देखिए और आपस में जो उसका सही मीनिंग निकल रहा है उन पार्ट्स को आपस में एड ऑन कर दीजिए। नाउ एवर इन द वर्ल्ड, इन दिनों, यू विल फाइंड, आप पाते हैं ए फेयरर बिल्डिंग देन द ताजमहल। पहला कौन सा है, पी, दूसरा है यू विल फाइंड, आर, PRQS। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ये तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो कंफर्म है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नाउ एवर इन द वर्ल्ड और देन द, जिससे कंपेयर हो रहा है, देन द ताजमहल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, PRQS। नेक्स्ट पे देखते हैं। अगला है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, कहावत का मीनिंग क्या है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। ठीक, बुश मीन झाड़ी, वर्थ मीन्स कीमती या मूल्यवान। ठीक है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। इसका कहने का मतलब है कि हाथ में एक पक्षी ज्यादा मूल्यवान है रादर देन दो पक्षी एक झाड़ी में। बात समझिए, आपके हाथ में एक पक्षी ज्यादा मूल्यवान है उसकी बजाय जो दो पक्षी झाड़ी में है, यानी जो दो पक्षी आपके पास नहीं है। कहने का मतलब टू ट्रैप बर्ड इन अ बुशेस, नो, इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, है ना, ये हो सकता है। देखते हैं अगला, टू बी डिससेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, नो, बिल्कुल नहीं। टू कैच टू बर्ड्स विद योर हैंड्स, इसकी बात ही नहीं हो रही। अब देखिए, इट इज बेटर, अभी मैंने क्या कहा, इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, यानी आपके पास जो है उसी से संतुष्ट रहिए, देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। ट्राई, क्राई, यहां पे क्राई होगा इसमें, देखो क्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, बल्कि उस विषय में चिल्लाना, उस विषय जो आपके पास चीजें नहीं हैं उनके बारे में चिल्लाना, उससे बेटर है कि आपके पास जो है आप उसी से सेटिस्फाई रहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए बर्ड इन हैंड। देखिए जब भी प्रोवर्ब आता है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश, यानी जो आपके हाथ में एक पक्षी है वो ज्यादा मूल्यवान है बजाय उसके कि जो दो झाड़ियों में है। ठीक है, आप ये सोचो कि दो हमें मिल जाए, तो इसका मीनिंग ही यही है, आपके पास जो है आप उससे सेटिस्फाई रहिए, उसके विषय में मत चिल्लाइए, मत रोइए जो आपके पास नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ओके, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हिम, अभी मैंने पहले बताया कि ऐसे सेंटेंसेस करने के लिए आपका ट्रांसलेशन वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में फॉलो नहीं होता है, और ट्रांसलेशन अगर स्ट्रांग है तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, आई स्पेस हिम सिंस, सिंस का मतलब तब से, वी मेट अ ईयर अगो, आई, नॉट सो, पॉसिबल ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं इसमें, नॉट सो, हैड नॉट सीन, हो सकता है, हैव नॉट सीन, डिड नॉट सीन। अब देखते हैं मीनिंग इसका निकालते हैं। अगर हम
सिंस तब से, वी मेट अ ईयर अगो। ठीक, मैंने नहीं देखा तब से, वी मेट अ ईयर अगो। हम 1 साल पहले मिले थे, तब से मैंने उसको नहीं देखा है। हम 1 साल या 1 वर्ष पहले मिले थे, तब से मैंने उसको नहीं देखा है। अब देखिए, हम 1 साल पहले मिले थे, वी मेट अ ईयर अगो, तब से सिंस मैंने उसको नहीं देखा है, ये कैसा है? हो गया सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है प्लस नॉट, है ना। मैंने उसे नहीं देखा है, यानी हैव या हैवंट सीन। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। देखा, देखिए जब ऐसे सेंटेंस फिर हम करें, ट्रांसलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। बेसिक ट्रांसलेशन की अगर बेसिक चीजें भी पता है तब भी आप ऐसे सेंटेंसेस कर ले जाओगे। इनको जल्दी से अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जाओगे आप, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। हैड नॉट कहाँ लगता है, हैव नॉट कहाँ लगता है, डिडंट कहाँ यूज होता है। इससे बेटर है कि आप उसका एक जो सार्थक अर्थ है, एक्यूरेट उसका मीनिंग है, वो निकाल लीजिए। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है जिस चीज की, वो वहां पे पुट आउट कर दीजिए। ठीक है, तो हम 1 साल पहले मिले थे, तब से मैंने उसे नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है, ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैव नॉट, यानी आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, है ना। हिमसेल्फ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माई सन के लिए तो हिमसेल्फ लग सकता है, लेकिन माई डॉटर के लिए हरसेल्फ ही आएगा, तो यानी कि यहाँ पे हिमसेल्फ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हरसेल्फ भी नहीं होगा, मेल पर्सन है। उसके बाद देमसेल्फ और ईच अदर। ईच अदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। कैसा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और रेसिप्रोकल में ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर दो ही टाइप के जो हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट क्या है? ईच अदर, यानी माई सन, मेरा लड़का और मेरी पुत्री एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो कौन सा है? ईच अदर। ठीक, अगला देखते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। अभी मैंने बताया था मेटाफर क्या होता है, इम्प्लाइड सिमिली होता है। अगर वहां पे समझ गए होंगे तो यहाँ पे कर लेंगे, मतलब एस और लाइक का यूज ना करते हुए दो को हम कंपेयर करें तो वहां पे मेटाफर हो जाता है। ठीक, अब देखिए, माई हार्ट लेप्स अप when I behold a rainbow in the sky. No, the bittersweet oxymoron आ गया यहाँ पे। The bittersweet memories of childhood are a source of great pleasure. No, the face of the child is as soft as। अब देखिए यहाँ पे as आ गया, यहाँ पे इस चीज का कंपेरिजन किया गया है, as soft as the petal of the rose, यानी कि as आ गया तो कौन सा हो गया? इसमें तो सिमिली हो गया है। एंड ही इज ए बिग डंकी। अब देखिए, अगर हम ये कहते ही इज लाइक अ डंकी, अगर हम ये कहें, देखिए ही इज लाइक अ बिग डंकी, तो यहां पे क्या था? ही इज लाइक अ बिग डंकी, वह एक बड़े गधे के समान है, तो लाइक यूज हो गया, क्या हो गया? सिमिली हो गया। अगर लाइक को हम हटा दें, ही इज अ बिग डंकी, उसको ही गधा मान लिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका मेटाफर? कौन सा है? ये तो मेटाफर में होता है, यानी ही इज अ बिग डंकी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी। अगले पे आते हैं। अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ द पॉल्यूशन इज नोन एज। देखिए, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, पहले तो ये जान लेते हैं जीनियोलॉजी क्या है। ये है जब हम फैमिली हिस्ट्री के बारे में स्टडी करें, फैमिली हिस्ट्री के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? जीनियोलॉजी। डेमोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी क्या है? ये पार्ट ऑफ किसका है? फिजिक्स का है। और इसमें क्या होते हैं?
खगोल, जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। इकोलॉजी क्या है, पार्ट ऑफ बायोलॉजी है, और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो संबंध है उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। यानी कौन सा ऑप्शन बचा, डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ओके, अगले पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। ओके, चलिए देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, ये इनडायरेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें इसको बनाना है डायरेक्ट में, ठीक है। अब एक चीज आप समझिए, समझना ये है, अगर हम आपसे कहें ए से जेड तक अल्फाबेट सुनाइए, आप सुना ले जाएंगे, लेकिन अब जेड से हम ए तक कहें तब डिफिकल्टी आपको होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि बचपन से हम लोग जब काउंटिंग्स की बात आती है, गिनतियों की बात आती है, तो हम 1 से 100 तक लिख भी लेते हैं, 100 से 1 तक सुना भी सकते हैं आसानी से। क्यों ऐसा अल्फ़ाबेट के साथ क्यों नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि अल्फ़ाबेट क्लास में ए से जेड तक तो सिखाया तो जाता है, लेकिन उसका उल्टा नहीं सिखाया जाता। यानी जेड से ए तक बहुत रेयरली बच्चों को बताया जाता है कि उल्टा लिखिए, लेकिन गिनती हमेशा उल्टी, जो काउंटिंग है वो हमेशा उल्टी सिखाई जाती है। इस वजह से बच्चा जो क्या है 1 से 100 तक, 1 to 100 तक लिख भी लेता है और 100 to 1 तक भी आसानी से कर लेता है। यहाँ पे क्या है समस्या, हम लोग मोस्टली क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जरा चीज़ों को समझिए यहाँ पे, जैसे कभी भी ऐसे सेंटेंस आए तो आपको फॉलो अप क्या करना है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जिनकी इंग्लिश नॉर्मल है या वीक है, उनको हमेशा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही बनाना चाहिए, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ेगी और आपका ऑप्शन गलत है ये तय है, 100% गलत हो जाएगा। तो जिनकी इंग्लिश एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं उस इंग्लिश में स्ट्रांग है, हमेशा वो फॉलो करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। अब हम हमारे सामने समस्या क्या है, इनडायरेक्ट तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट दिए हुए हैं, इनसे यहाँ तक पहुँचेंगे, यानी ऑप्शन चेकिंग के माध्यम से हम इनडायरेक्ट तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। पहला है आई क्वेश्चन शीला विल आई। अब देखिए विल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब माइट है और यहाँ पे विल है, विल हमेशा वुड में चेंज होता है, यानी ये नहीं होगा, है ना भाई। क्या होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय जो हमारा इंट्रोगेटिव वाला पार्ट है वो असर्टिव में चेंज हो जाता है ना। जैसे विल आई नो है तो ये क्या हो जाएगा, आई वुड नो हो जाएगा। आई वुड नो की बजाय यहाँ पे माइट है और यहाँ पे विल है, तो विल का वुड होना चाहिए ना कि माइट होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, यानी ये जो है डायरेक्ट नहीं हो सकता। आई आस्क्ड शीला कैन, यहाँ पे कैन है, यहाँ पे माइट है, कैन का कुड होगा ना कि माइट होगा, ये भी नहीं हो सकता है। अगला आई टोल्ड शीला मे आई नो योर फादर, मे आई नो योर फादर, आई ठीक है, मे का माइट सही है, नो भी सही है, योर हर भी सही है, फादर ये सही है, ये पोर्शन सही है, बट इधर ध्यान से देखिए टोल्ड दिया हुआ है। टोल्ड जो है इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आता है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में नहीं आता है, डायरेक्ट में क्या होता है, सेड आता है केवल, है ना, सेड टू। तो ये ऑप्शन रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से गलत हो गया है। अब अगला देखते हैं, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। चलिए यहां बनाते हैं, आई आस्क्ड शीला। अब जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा हटता है क्या लिख जाता है, इंट्रोगेटिव में इफ लग जाता है, इफ। फिर इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, असर्टिव बना देते हैं। पहले तो असर्टिव में चेंज कर लीजिए, आई मे नो योर फादर, ठीक है। एक सेकंड, हम क्या करें, इसको मिटा दें, ठीक। आई में नो योर फादर, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मे आई को सिर्फ असर्टिव बनाया है, यानी अफर्मेटिव बनाया है, सिर्फ इंट्रोगेटिव से उसे हटाया है, आई को इधर ले आए, आई में नो योर फादर। अब देखिए आई का आई है, सही है, और हमेशा क्या होता है, उधर का जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में चलती है, तो मे का माइट हो गया, नो का नो हो गया। अब यहां पे दिक्कत ये है, योर का हर कैसे हुआ। हमेशा ध्यान दीजिए, इस रूल को सब लोग जानते भी होंगे, सन अपॉन 1 2 3,
यानी जो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो, मतलब नो चेंज। अब यहाँ पे ये बताइए, ये योर क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, शीला है, तो योर की जगह पे हर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? योर की जगह पे हर क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे शीला है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, शीला, शीला है तो योर आएगा, नहीं शीला है तो क्या आएगा, हर आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नरेशन को अच्छे से समझाएंगे, अलग से वीडियो बना के, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जब भी एक तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको तुरंत हम क्या करते हैं, असर्टिव में चेंज कर देते हैं, यानी इंट्रोगेटिव साइन हटा देते हैं। उसके बाद जो भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है वो चेंज कर लेते हैं, और हमेशा पास्ट में वो चीज़ें रहती हैं। अगर में है माइट हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इडियम टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स, यहाँ पे वंस नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक है, तो क्या हो जाएगा, वंस ओन बेल। देखिए इसका मतलब क्या होता है, टू रिंग ओन बेल्स मतलब है कि जब भी हम कुछ गेन कर लेते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो कहते नहीं है गांव में ढोल बजा बजा कर बताना, यानी जब हम अपनी बड़ाई खुद जाकर दूसरों से करने लगते हैं तो उसे ही कहते हैं टू रिंग वंस ओन बेल। मतलब कुछ अच्छा कर लिया तो खुद ही के बारे में बताने के लिए अपनी घंटी बजा बजा कर बताना। तो टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स होता है टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेस, टू कमिट ए थेफ्ट नो, टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट नो, टू थिंक प्रॉपरली नो। कौन सा है, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेस, मतलब खुद की बड़ाई के बारे में बताना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। आई होप आप लोग ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी हम लोगों ने पहले जानने की कोशिश की थी एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन जो नाउन या प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन ना भी कहें तब भी आप लोग समझ जाया करिए कि नाउन है तभी प्रोनाउन एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो चीज क्या कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है। अब यहां पे देखिए, अलाइव एज, एक जिंदा गधा, इज बेटर देन अ डेड लायन, एक मरे हुए शेर से बेहतर है। तो इंडिफिनिट तो हो नहीं सकता है। इंडिफिनिट क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में दो होते हैं, इंडेफिनिट और डिफिनिट। इंडिफिनिट हो नहीं सकता है। सम, फ्यू, एनफ, है ना। क्वांटिटी बता नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्वालिटी हो सकता है या डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। अब एक चीज समझिए, डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव क्या है, डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिटी को बताता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वालिटी तो क्वालिटी को बताता ही है, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव तो क्वालिटी को बताता ही है, डिस्क्रिप्टिव ऑफ एडजेक्टिव भी किसको बताता है, क्वालिटी को बताता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। अगर हम कहें क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, समझिए, राम इज अ गुड बॉय, और अगर हम लिखें राम इज गुड, दोनों में डिफरेंस समझिए। राम इज गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, ठीक है, कॉमन। बॉय क्या है। अब इस नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन विशेषता बता रहा है, गुड, यानी राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, यानी लड़के के ऊपर एम्फेसाइज ज्यादा है। और राम इज गुड, राम अच्छा है, यहां पे किसकी बात हो रही है, राम को एम्फेसाइज कर रहा है, यहां पे बॉय को एम्फेसाइज कर रहा था। तो जब भी नाउन के जस्ट पहले, ठीक है, कोई क्वालिफाइंग वर्ड आ जाता है तो वहां पे होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और जहां पे नाउन ना होके, मतलब जो वर्ड क्वालिफाइंग वर्ड है उसके जस्ट बाद नाउन ना हो, वो सीधे सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, तो वहां पे डिस्क्रिप्टिव। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ये चीज समझ गए तो भी आपका मतलब भर का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइव्स है, जिंदा घोड़ा, और यहाँ पे डेड लाइन। यहाँ पे दो चीजें एडजेक्टिव है, लाइव्स है और डेड है, ठीक है।
अब इस चीज को समझिएगा कि लाइव्स एज क्या है, नाउन है, तो नाउन के जस्ट पहले क्वालिफाइंग वर्ड कौन सा है, लाइव्स, और यहाँ पे लॉयन है, लॉयन के जस्ट पहले क्वालिफाइंग वर्ड शेर कौन सा है, मरा हुआ शेर, तो यानी डेड। यहाँ पे दो चीजें एडजेक्टिव हैं, लाइव्स और डेड, लेकिन कौन सी हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। क्यों हैं, क्योंकि नाउन से जस्ट पहले आई हैं। अगर यही चीज सब्जेक्ट होता, एस ना होता, तब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। दोनों क्वालिटी को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव इसलिए सही है क्योंकि इसके बाद जस्ट नाउन आया हुआ है, नाउन को क्वालिफाई करें, इसके बाद भी नाउन आया हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड कौन सा है, एंट्रेंस सही है, गवर्नेंस, यही गवर्नेंस, इसी में दिक्कत है, ए होना चाहिए यहाँ पर। एम्बिगुअस सही है, डिसिगुअस ये भी सही है, एम्बिगुअस भी सही है, डिसिगुअस भी सही है, एंट्रेंस सही है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, GOVERNANC, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, बी। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अटेंटुएट। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अटेन्युएट। देखिए अटेन्युएट मीन्स होता क्या है, वीक है ना, क्या होता है, वीक या कमजोर या दुर्बल। अब इससे मिलता जुलता देखिए ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका वोकैब जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतने ज़्यादा आप इन सब चीज़ों को करने में आसानी होगी, है ना। तो वोकैब्स पे भी वर्क आप लोग करिए। मेक थिन, पतला होना, मतलब कमजोर की बात कर रहा है, तो आई थिंक यही ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ ठीक है, एटेन्युएट यानी मेक थिंग। डिवाइड मीन्स बंटवारा, फोर्स, बल, रिपेंट, पछतावा, नहीं, कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। फिर वही कंजंक्शन की बात आ गई, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कंजंक्शन पे आ चुके हैं ना। तो पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन, किसमें करेक्ट कंजंक्शन का यूज हुआ है। देखिए हमेशा याद रखिए नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, ठीक है। तो नो सूनर हैड बी रीच्ड द स्टेशन एंड द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड बी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन। अब देखिए इसमें देन आया ही नहीं है, नो सूनर तो आया है, बट क्या इसमें देन का यूज हुआ है, नहीं, तो इसमें करेक्ट कंजंक्शन का यूज नहीं हुआ। नो सूनर इसमें भी है, इसमें देन की जगह पे व्हेन है, ये देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था, देन। नो सूनर हैड बी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, इसमें देन आया हुआ है और इसमें बट आया हुआ है। अगर आप केवल इससे पहचानना चाहें कि नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन, तो भी सही है। अब अगर मीनिंग से जाएं, नो सूनर हैड बी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन छूट गई, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन छूट गई, यानी ना तो बट यूज हो रहा है, ना व्हेन यूज हो रहा है, और ना एंड और। तो अगर मीनिंग के हिसाब से जाएंगे तो भी सी ऑप्शन सही है। अगर आपको पता है नो सूनर के साथ देन का यूज होता है कंजंक्शन में, तो नो सूनर यहाँ पर है और देन यहाँ पर है, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन छूट गई थी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसमें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जुडिशियस। इसका मतलब, अगर देखिए कभी ऐसा वर्ड है तो उसका मीनिंग ऑब्वियस है कि पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है विवेकी व्यक्ति, है ना, शांत विवेकी। केयरफुल सावधान हो नहीं सकता है। सिली का मतलब होता है ना समझ, ठीक है। सगेसियस का मतलब क्या होता है, मेधावी, यानी कि ब्रिलियंट। इम्प्रूडेंट, अविवेकी, अविवेकी। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम मीन्स अपोजिट। और एक चीज, जुडिशियस का सिनोनिम भी होता है प्रूडेंट,
ठीक है। प्रूडेंट मीन्स विवेकी, और ये क्या है, अविवेकी यानी इम्प्रूडेंट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी, यानी जुडिशियस का जो एंटोनिम होगा क्या होगा, इम्प्रूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट। पुट आउट का मीन्स होता है ब्लो आउट, यानी बुझाना। टू गो आउट बाहर जाना, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना, तो यानी यहीं पे मिल गया हमें बी ऑप्शन। टू पुट आउट का मतलब टू एक्सटिंग्विश, वेट का मतलब इंतजार करना, पोस्टपोन का मतलब बाद में। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन सही है, बी। टू पुट आउट मीन्स बुझाना, टू ब्लो आउट, और इसका मीनिंग क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश यानी बुझाना। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, ये कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है। अब देखिए, अभी अगर आपको अभी ध्यान हो, अभी मैंने बताया था जब एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है तो उसको कौन सा जोड़ता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहां पे देखिए दिस इज हाउस, दिस इज द हाउस आई वॉज बॉर्न, और जब भी प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इन विच, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जितने भी WH टाइप होते हैं तो वो ये माइंड में रखना, WH टाइप जितने भी वर्ड हैं सारे क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। दिस इज हाउस, यह घर है, आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, CL का मतलब क्लॉज। ठीक है। अब दिस इज हाउस, यह घर है, मैं पैदा हुआ था, यह वही घर है जहां मैं पैदा हुआ था। दिस इज हाउस इन विच, यह घर है जिसमें मैं पैदा हुआ था। कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जब भी PC यानी प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ता है तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कॉम्प्लेक्स। और जब भी सिंपल प्लस सिंपल हो जाए, यानी सिंपल प्लस सिंपल सेंटेंस और बीच में कंजक्शन लगा हो तो वहां पे हो जाता है आपका कंपाउंड। ठीक है। तो यहां पे क्या था, सिंपल, प्रिंसिपल क्लास का मतलब क्या है, सिंपल सेंटेंस, मतलब कि जो दूसरों पे डिपेंडर है, प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस सबऑर्डिनेट क्लास यानी कि कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल प्लस सिंपल हो या हम कहें प्रिंसिपल क्लास प्लस प्रिंसिपल क्लास हो तो क्या हो जाएगा हमारा, कंपाउंड। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। अगला देखते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट। सिंपल साइज में फ्रॉम बाई टू विच, सिंपल साइज में बाई भरा जाएगा, बाई फिल होगा। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट बाई द लायर। लायर का मतलब अधिवक्ता, अधिवक्ता ने अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति का निराकरण किया गया, है ना। अधिवक्ता के द्वारा, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, आपत्ति, है ना। वॉज मेट आउट, निराकरण किया गया था, अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति का निराकरण किया गया था। कौन सा सही है, बाई, यानी कि 28 का बाई, बी ऑप्शन, पैसिव वॉइस है। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। क्या है, ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट आउट। खेलने, ऑफ प्लेइंग का मतलब खेल से, खेल से। अब देखिए वाइल टायरिंग, हैविंग टायर्ड, ऑन टायरिंग, ये तो गलती है, बीइंग टायर्ड। ठीक है, बीइंग, अब देखिए ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आता है बीइंग टायर्ड। बीइंग टायर्ड का मतलब बहुत पहले थका हुआ, ऑलरेडी वो है। ठीक है, और ये रनिंग में मतलब करंट में थका हुआ है, यानी बीइंग, ये रिसेंटली की बात है ना। बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, खेल से थके होने के कारण, द चिल्ड्रेन वेंट होम, बच्चे घर चले गए। खेल से थके होने के, और ये थका हुआ यानी कुछ टाइम पहले की बात हुई है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे
थका हुआ हो ही नहीं सकता है, थके होने के कारण यानी क्या होगा, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग। देखिए फिर हम कह रहे हैं अगर आपने इसका मीनिंग निकाल लिया तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मीनिंग आपने निकाल लिया तो उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट हो वहां पे आप पुट आउट कर दीजिए, है ना। तो बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम, थके होने के कारण, बीइंग टायर्ड का मतलब थके हुए होने के कारण, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग थके हुए होने के कारण द चिल्ड्रेन वेंट होम, बच्चे घर चले गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रांग, इट वुड नॉट कीप अवेक। पहले मीनिंग निकालते हैं इसका। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रांग, इट वुड नॉट कीप अवेक। कॉफी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो हमें जगाए रखेगी, है ना। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रांग सो एज टू कीप, नो। द कॉफी इज टू स्ट्रांग सो इट वुड नॉट, नो। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रांग एंड विल नॉट कीप अस अवेक, नो। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रांग टू कीप, ये सही है। द कॉफी इज इन टू स्ट्रांग टू कीप इस अवेक। कॉफी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इससे हम जग सके। कौन सा ऑप्शन है, डी। तो ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, दो सेंटेंस है उनको सिंपल में बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। द कॉफी इज इन टू स्ट्रांग, कॉफी इज नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये इंग्लिश का पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंग्लिश पेपर 1 का ही 2019 में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका इंग्लिश का पेपर। ठीक है, और बाकी इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई। और अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, फिगर ऑफ स्पीच हो, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो, है ना, सिंटेक्स हो, जो भी अदर चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ना है, उसके लिए आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, अगर कोई आपका फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए, जिससे हम लोग इस वीडियो में और अच्छे से वीडियो को बनाने की कोशिश कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।